पापा देखो, दादाजी की फोटो छपी है अखबार में। 6 वर्षीय आरव हाथ में अखबार पकड़े जोर जोर से चिल्ला रहा था। अरे, दिखाओ तो सही आरव। आरव के पापा अखिल ने उसके हाथ से अखबार लेते हुए कहा। तब तक अखिल की पत्नी वंशिका भी किचन से बाहर आ गई। श्री राम नारायण जी को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के उपलक्ष्य में उनके सामाजिक कार्यों के लिए राज्य सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। अखिल ने जोर जोर से पढ़ते हुए कहा। देखा, पापा जी हम सबको इस डब्बे जैसे फ्लैट में छोड़कर मजे से सम्मानित हो रहे हैं, और यहाँ तुम दोनों भाई उनको ढूंढ ढूंढ कर दुबले होते जा रहे थे। जेठ जी को भी फोन करके बताओ, वंशिका ने अखिल से कहा। लगभग 1 साल पहले संयुक्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए रामनारायण जी गायब हो गए थे। रामनारायण जी की पत्नी उनकी सेवानिवृत्ति से 1 साल पहले ही स्वर्ग सिधार गई थी। रामनारायण जी ने नाम पैसा सब कुछ अच्छा कमाया था। उनके 2 बेटे निखिल और अखिल थे। दोनों की शादियां हो गई थी। रामनारायण जी ने बच्चों के साथ अच्छे से रहने के लिए शहर में एक बड़ा सा बंगला बनवाया था। उनका बड़ा बेटा निखिल चार्टर्ड अकाउंटेंट था और छोटा बेटा अखिल इंजीनियर था। कुल मिलाकर रामनारायण जी एक सुखी व्यक्ति कहे जा सकते थे। अच्छे से सेवानिवृत्त हो गए थे और दोनों बेटे भी अपने पैरों पर खड़े थे। रामनारायण जी की सेवानिवृत्ति के बाद सब कुछ बदलने लगा था। दोनों बेटे और बहू ने उन पर कई पाबंदियां लगा दी थी। अनुशासन पसंद और समय के पाबंद रामनारायण जी के दैनिक कार्यों में अब विलंब होने लगा था। रोज सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़ने वाले रामनारायण जी को कभी अखबार नहीं मिलता तो कभी चाय। उस पर तुर्रा ये कि दोनों बहुएं अर्चना और वंशिका कह देती, पापा जी आप तो घर में ही रहते हैं, थोड़ा देर से अखबार पढ़ लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ी देर से चाय पी लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। दोनों बेटे भी अपनी पत्नियों के हाँ में हाँ मिलाते। रामनारायण जी को अपने पोते पोतियों के साथ खेलना अच्छा लगता था, लेकिन बहुओं ने उनके ऊपर पोते पोतियों को रोज शाम को घुमाने की जिम्मेदारी डाल दी। एक दिन रामनारायण जी ने अपने दोस्तों के साथ शाम को थिएटर जाने का कार्यक्रम बनाया, और जब वो लौट कर आए तो बेटे और बहू सब उन पर नाराज होने लगे और कहने लगे, पापा सारा दिन घर पर ही बैठे रहते हो, केवल शाम को बच्चों को घुमाकर लाना होता है, आपसे ये भी नहीं होता। इस उम्र में दोस्ती यारी और थिएटर देखना आपको शोभा नहीं देता। पोते पोतियों को खिलाओ और घर में बैठकर भगवान का भजन करो। रामनारायण जी खून के घूंट पीकर रह गए। उन्होंने तो यही सोचा था कि अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अपने शौक पूरे करेंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके बेटे ऐसी सोच रखेंगे। रामनारायण जी के दोस्त अगर घर पर आते तो दोनों बहुएं किसी न किसी बहाने से नाराजगी जता देती थी। कई बार कहने पर भी चाय पानी नहीं भिजवाती, जबकि घर में एक 24 घंटे का घरेलू सहायक भी था। रामनारायण जी अपने घर में ही एक कैदी के जैसे रहते थे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनके बेटों ने अब उनसे उनकी पेंशन और उनकी बचत के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया था। रामनारायण जी के लिए अब सब असहनीय हो रहा था। उन्होंने अपने आप से कहा कि उन्होंने बेटों से जुड़ी हुई सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं। बेटों पर किसी बात के लिए निर्भर नहीं है। उन्हें अपनी आगे की जिंदगी ऐसे नहीं बल्कि स्वाभिमान से बितानी है। उन्होंने अगले दिन अपने बेटों को बुलाया और कहा, तुम लोग बहुत दिनों से परिवार के साथ वेकेशन पर नहीं गए। मैंने तुम लोगों से बिना पूछे ही तुम्हारी दुबई की फ्लाइट बुक करा दी है और पासपोर्ट भी वीजा के लिए दे दिए हैं। 15 दिन का टूर बुक करा दिया है। अगले महीने जाना है। रामनारायण जी की बात सुनते ही दोनों बेटे और बहू खुश हो गए और टूर की तैयारियों में लग गए। परिवार के किसी भी सदस्य ने एक बार भी नहीं कहा कि पापा आप 15 दिन अकेले यहाँ क्या करेंगे, आप भी हमारे साथ चलिए। रामनारायण जी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। 1 महीने बाद दोनों बेटे और बहुएं दुबई टूर पर चले गए। 15 दिन बाद जब वो लौटे तो घर के दरवाजे पर एक बड़े से ताले और चौकीदार ने उनका स्वागत किया। उन्हें देखते ही चौकीदार ने कहा, आप शायद रामनारायण जी के बेटे हैं। उन्होंने बोला था कि जब आप लोग लौटे तो आपको ये पत्र दे दूं। चौकीदार ने निखिल और अखिल को उनके पापा का दिया हुआ पत्र थमा दिया। मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। मेरी उपस्थिति तुम्हें बोझ लगने लगी है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी स्वाभिमान से जी है और आगे भी ऐसे ही जीना चाहता हूँ। मुझे ढूंढने या पुलिस के पास जाने की कोशिश मत करना। ये घर मैंने बेच दिया है, लेकिन तुम लोग चिंता मत करना। तुम दोनों भाइयों को घर नहीं बनवाना पड़ेगा। मैंने तुम दोनों के लिए 2 अलग-अलग फ्लैट खरीद दिए हैं और तुम लोगों का सामान भी वहीं पहुंचा दिया है। तुम्हें चाबियां अपने पड़ोसी शर्मा जी से मिल जाएंगी। अब मैं गृहस्थ से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा हूँ। तुम्हारे पापा। निखिल और अखिल शर्मा जी के घर पहुंचे तो शर्मा जी ने उन्हें हिराकत भरी नजरों से देखते हुए चाबियां सौंप दी। निखिल और अखिल पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस ने भी कोई मदद करने से इनकार कर दिया और कहा, पापा गायब नहीं हैं, तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हें छोड़कर चले गए हैं।
हमारा और अपना समय बर्बाद मत करो। उधर राम नारायण जी ने एक होटल में रूम को स्थायी तौर पर ले लिया और स्वाभिमान से रहने लगे। उन्होंने अपने आप को वृद्धों के लिए काम करने वाले एक एनजीओ से जोड़ लिया। सरकार में काम करने का अनुभव तो था ही, उनके अनुभव से एनजीओ को नए प्रोजेक्ट्स मिलने लगे थे। उनके प्रयास सरकार के भी नोटिस में आए और उसी का परिणाम था कि आज उन्हें सम्मानित किया जा रहा था। अखिल निखिल को फोन करने ही वाला था कि तभी निखिल का फोन आया और बोला, अखिल, आज का अखबार देखा? अखिल बोला, हाँ भैया, मैं अभी आपको फोन करने ही वाला था। अब क्या करना है? करना क्या है, कल समारोह में चलते हैं। देखना, अपने परिवार को देखते ही पापा कैसे पिघल जाते हैं। वैसे भी पापा के पास लाखों रुपए हैं और पेंशन भी आती है। हम उनके बेटे हैं तो हमारे सिवा किसे मिलेगा? अकेले रहते रहते पापा को अपने परिवार का महत्व भी समझ आ गया होगा, निखिल ने कहा। अगले दिन निखिल और अखिल रामनारायण जी से मिलने उनके सम्मान समारोह में पहुंचे। रामनारायण जी ने उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया। समारोह के बाद जब रामनारायण जी निकलने लगे तो निखिल और अखिल ने कहा, पापा, अब बहुत हुआ। फ्लैट बेचकर हम अपना घर दोबारा खरीद लेंगे और सब साथ में ही रहेंगे। तुम कौन हो? किसके पापा? कैसे पापा? मैं तो जानता ही नहीं तुम्हें। फिर बोले, अभी भी तुम्हें घर और पैसों की परवाह है। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। मेरे मरने पर भी मुझे तुम्हारे कंधे नहीं चाहिए। वृद्ध हूँ लेकिन स्वाभिमान अभी भी बाकी है। रामनारायण जी इतना कहकर अपने रास्ते चल दिए और दोनों बेटे खड़े खड़े देखते रह गए। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।